क्या कोई ऐसी मशीन होती है जिसमें हम कैलोरी मेजर कर सकें कि उस मशीन का मैंने ढक्कन खोला और उसके अंदर समोसा रखा, ढक्कन बंद किया और समोसे की कैलोरी मुझे पता चल गई। ये वेट या फैट बढ़ क्यों जाता है? ओके, तो वेट या फैट बढ़ने का नंबर वन रीजन है। तो मेटाबॉलिज्म किस व्यक्ति का कैसे पता चल सकता है कि कैसे मेजर कर सकते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म 2000 है कि 2200 है कि 1600? तो मेटाबॉलिज्म कोई हैक नहीं कर सकता है। मेटाबॉलिज्म इज डिपेंडेंट ऑन। कॉर्टिसोल हार्मोन की आपने बात, तो इनको क्या कॉर्टिसोल हार्मोन को मेजर किया जा सकता है कि लेवल कितना होना चाहिए और कितना है? कॉर्टिसोल अगर मेजर करना है तो ब्लड टेस्ट है, बट दैट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर। जो यंगर जनरेशन है उनमें हार्ट अटैक के बहुत सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं, तो आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? तो नंबर वन रीजन इज दूध की डेयरी थी इनको, तो वो दिन भर बैठे रहते थे, तो सिटिंग ही हैड पाइल्ड अप ऑलमोस्ट 150 किलो। ओके। सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन। चलने का कोई स्टैमिना नहीं था, बट देन समबडी रेकमेंडेड हिम अबाउट ओबेसिटी या एक्सेस वेट इस दुनिया की बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है और सारा देश चिंतित है और ये काबू में आता हुआ दिखाई देता नहीं है। ऐसे में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान है या नहीं है, जिनको पता है या नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी अपना स्टेटमेंट देते हैं और निकल लेते हैं। पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन का माहौल है, क्या करें, क्या ना करें? धनिया पानी पीऊँ, जीरा पानी पीऊँ, बाजरा खाऊँ, चावल खाऊँ, मैंगो खाऊँ, ना खाऊँ? तो इन्हीं सब चीज़ों से एक क्लैरिटी लाने के लिए हमने अपनी एक अ कोशिश शुरू की है, एक पॉडकास्ट के रूप में, जिसका नाम है द एविडेंस। यहाँ पे हम प्योर एविडेंस के साथ बात करेंगे और आज हमारे साथ में मेघना जी हैं। मेघना जी एक वेल क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस्ड डायटीशियन है, जिनके बहुत सारे चित्रलेखा में, मिड डे में एक्सपर्ट लेख भी आते हैं वेट लॉस से और डाइट से और जीवन शैली को बहुत सुंदर बनाने के लिए। तो मेघना जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एविडेंस सुकृत। पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमारे इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और आज हम बातें करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। इट्स द नीड ऑफ द आवर कि अभी सब मिथ्स क्लियर करें आज हम नेक्स्ट 1 आवर में। जी हाँ, और वो भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड यस। साइंटिफिक बेसिस के ऊपर सारी हम बातें हाँ, करने वेरी वाले हैं। इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अपने हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सो जी। वील क्लियर ऑल द मिथ्स जितना हम क्लियर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। यस। ये ओबेसिटी और बढ़ा हुआ वज़न एग्ज़ैक्टली क्या होता है? अगर ये बढ़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड भी क्या कुछ होता है? अगर होता है तो कितना होता है? ओके, सी ओबेसिटी यानी साइंटिफिक टर्म में अभी उसको डिजीज माना जाता है। ओबेसिटी मींस एक्सेस बॉडी फैट परसेंट। नॉर्मल फैट परसेंट फीमेल्स का होना चाहिए 25 टू 28%। कोई मेल्स है रेगुलर मेल तो 15 टू 18%। लेकिन इससे अगर उनका फैट परसेंट ज्यादा है तो उसको ओवरवेट बोला जाता है। बहुत ज्यादा है तो ओबेसिटी के अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ओबेसिटी इज मेडिकली अभी एक डिजीज है जिसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आगे जाके यू आर प्रोन टू लॉट ऑफ हेल्थ कंप्लेंट्स लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, इवन कैंसर। तो निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपका फैट परसेंट ज्यादा है तो प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड पर्सन एंड ट्राई टू गेट इट अंडर कंट्रोल। बहुत अच्छा आपने सवाल दिया, लेकिन अब नेक्स्ट चीज़ जो उठती है, आपने कहा 25%। अब ये फैट परसेंटेज किसी की बॉडी में कैसे पता चलता है कि आपका फैट कितना है? ओके, तो फैट्स जानने के लिए अभी बहुत सिंपल एंड इजी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स करके मशीन्स आए हुए हैं, विच विल चेक कि आपका जो प्रेजेंट वेट का स्केल है। सपोज अगर आपका वेइंग मशीन में स्केल आ रहा है 60 किलो, ओके। तो उसमें से फैट परसेंट कितना है, मसल मास कितना है, बोन्स वेट कितना है, विसरल फैट कितना है, इवन सेगमेंटल चेक होता है कि आर्म्स में फैट कितना है, राइट लेग लेफ्ट लेग में फैट कितना है, अब्डोमेन एरिया में कितना फैट है। तो इतना प्रॉपर डिटेल चेक होता है जिससे पता चलता है कि आप ओबेस कैटेगरी में हो, नॉर्मल कैटेगरी में हो कि अंडरवेट कैटेगरी में हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वेइंग स्केल का मशीन का वेट चेक करके आप अपना हेल्थ का करेक्ट इंडिकेटर नहीं बोल सकते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन सबको अपना चेक करवाना ही चाहिए। ओके, तो यानी 25% अगर फैट है या उससे ज़्यादा है तो वो एक इट इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न।
definitely cause of concern. Females 25 to 28% for normal sedentary middle age individual, males का 15 to 18%. फिर जैसे एज बढ़ती है कम होती है थोड़ा रेशियो चेंज होता है. ओके, तो ये बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अब आगे चलते हैं इससे। ये वेट या फैट बढ़ क्यों जाता है? ओके, सो वेट या फैट बढ़ने का नंबर वन रीजन है कि कैलोरीज खाते ज्यादा है पर हम लोग बर्न कम कर रहे हैं. तो जो हम लोग कैलोरीज खाते ज्यादा है पर वो एक्टिविटी कम कर पा रहे हैं तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हैं दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन बॉडी एज फैट्स. ओके, फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरी समोसा से आती है, रोटी से भी आ सकती है, नट से भी आ सकती है. सो मेन इज कैलोरी. ओके, कैलोरी इनपुट एंड कैलोरी आउटपुट. इनपुट इज मोर तो एक्स्ट्रा कैलोरीज इज गेटिंग स्टोर्ड एज फैट्स. ओके, तो फैट्स डिफरेंट एरियाज में स्टोर होता है. विसरल फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट होता है, तो बट एवरीथिंग इज हार्मफुल अल्टीमेटली. ओके। तो ये फैट अगर हमने आपने जो कहा ज़्यादा खाया या जो भी एक पोर्शन्स है उससे ज़्यादा खाया, हम्म. तो वो फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो कहीं पे भी इकट्ठा हो सकता है ना? किसी के चिन में इकट्ठा हो जाता है, ट्रू. किसी के आर्म्स में हो जाता है, हाँ, किसी के टमी में हो जाता है। तो बराबर. ऐसा अलग-अलग क्यों होता है? अभी वो तो बॉडी का कॉम्पोजिशन है. ओके, फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स जो हमारे फैट सेल्स है. जी, तो वो तो फैट सेल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. किसी के बॉडी में एडिपोसाइट टमी एरिया में ज्यादा है, किसी तो के हिप्स पे ज्यादा है, किसी पे आर्म्स पे ज्यादा है. तो वो तो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है. जैसे जैसे हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं विच यू कैन बर्न, ओके, तो फैट सेल्स पहले फैट के सेल्स में वो फैट स्टोर होता है. फिर भी आप और ज्यादा खा रहे हैं तो फैट सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. ओके। अच्छा, फैट सेल के नंबर्स पहले इंक्रीज़ हो साइज सकते हैं? इंक्रीज होता है फिर नंबर इंक्रीज होता है. तो ओह! अभी हम लोग जो मेथड से वेट लॉस करते हैं डाइट एक्सरसाइज उसमें फैट सेल का साइज कम होता है, नंबर ऑफ फैट सेल्स कम नहीं होते हैं. ओके, तो ये ओबेसिटी इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज. इट ओके, इज ओनली कंट्रोल्ड विथ लाइफस्टाइल क्योंकि नंबर्स तो नहीं चेंज कर पाएंगे, वो खाली सेल्स की साइज कम कर रहे हैं. ओके। तो कोई एक स्टैंडर्ड इनका नंबर्स भी होता है कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं नहीं ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड? फैट्स जितना ज्यादा खाओ सेल्स के नंबर उतना बॉडी बढ़ा पाता है. 120 किलो वाला भी आदमी है, ओके, 60 किलो का वाला भी है, लेकिन फैट सेल्स के अगर नंबर कम करना है तो देन सर्जरी इज एन ऑप्शन ओके, व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड. ओके। तो अभी आपने कहा कि कैलोरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा खाना की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ हमने ऐसे एविडेंसेस आते हैं सामने, कुछ लोग बात करते हैं कि मैं तो दिन में एक ही रोटी खाती हूँ या खाता हूँ, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता चला जाता है। तो अगर उनका कैलोरी काउंट देखें, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, मोटे तौर पे कहें, तो ज़ीरो टाइप का ही होता है, या थोड़ा 100 कैलोरी खा लिया, 500 कैलोरी खा लिया, समथिंग लाइक दिस। लेकिन वज़न तो कहते हैं कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो हाँ, सकता है? वो उनका आउटलुक है. एक्चुअली अंडर ईटिंग इज ऑल्सो नॉट हेल्दी. अगर बहुत ही कम खा रहे हैं तो अपना मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मसल मास कम होता है जिससे फर्दर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है. तो अंडर ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके, तो वो उसके लिए आप क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाओगे तो वो चेक कर पाएगी कि आपका ये जो मशीन बोल रहे हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर, इसमें मेटाबॉलिक रेट भी आता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है. तो वो ध्यान में रख के वो पर्सन आपको गाइड करेगी कि दिन में कितनी कैलोरी खानी है नहीं खानी है. ओके, एंड कैलोरी इज जस्ट वन पार्ट. कैलोरी में न्यूट्रिएंट्स क्या आता है, जैसे कि अगर आप एक चम्मच शक्कर लो तो खाली 20 कैलोरीज है. ओके, एक एप्पल खाओगे तो 50 कैलोरी है. तो कैलोरी इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर कि ये डाइट कितना हेल्दी है. ओके, एक चिप्स का पैकेट लिया 250 कैलोरी, एक रोटी दाल सब्जी सैलेड दही खाया उसमें भी 250 कैलोरी, लेकिन न्यूट्रिशन किसमें से मिल रहा है. तो खाली खाली कैलोरीज नहीं देखना है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स वो कैलोरी क्या दे रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो कैलोरी इज़ जस्ट जस्ट अ हाइप, कि भई कैलोरी की जो बात कर रहे हैं फाइनली, तो अगर मान लीजिए किसी को कैलोरी के नाम पे सिर्फ़ एक 1 चम्मच चीनी खा लिया और बाद में खाने का मन नहीं है, सो इज़ दैट ओके? नो इट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके. कैलोरी जैसे मैंने बोला दैट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ कि कितना हेल्दी फूड है. एंड ओवर ऑब्सेशन ओवर कैलोरी तो इट इज यूजुअली बैकफायर्स ओनली. कैलोरी नहीं देखना है, वो खाने में से कितना प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स बॉडी को कितना बेनिफिट कर रहा है वो सब ओवरऑल देखना है. खाली कैलोरी कैलोरी ऑब्सेशन बिल्कुल नहीं कर. ओके, आजकल जो फूड लेबल्स पढ़ पढ़ के लोग खाते हैं वी डू नॉट रेकमेंड ऑल दैट. ओके। आपने तो इसमें साइंस में, इस न्यूट्रिशन साइंस में, डायटेटिक्स में एमएससी किया है, लैबोरेटरीज़ भी आपके कॉलेज में, और आपका तो कॉलेज भी दुनिया का, कम से कम हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, एसएनडीटी, एसवीटीसी जो आपने किया है। तो वहाँ पे आपके लैबोरेटरीज़ भी होती होंगी, बहुत उम्दा क्वालिटी की, बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की लैबोरेटरीज़ होंगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि क्या कोई ऐसी मशीन होती है जिसमें हम कैलोरी मेज़र कर सकें, कि उस मशीन का मैंने ढक्कन खोला और उसके अंदर समोसा रखा, ढक्कन बंद किया और समोसे की कैलोरी मुझे पता चल गई, ऐसा होता है?
ऐसे ये कॉलेज में तो नहीं है, पर बॉम्ब कैलोरीमीटर करके मशीन आता है, तो ओके, उसमें चेक होता है कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है। फिर वो रिसर्च होके उसकी पूरी बुकलेट बनती है एंड देन वी फॉलो दैट बुकलेट। ओके। तो हम पर्सनली वो नहीं चेक कर पाएंगे, बट रिसर्चर्स करते हैं वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जो कॉलेज में नहीं होता है, वो तो बड़े-बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में रहता तो रिसर्च तो आपके यहाँ पे जो कॉलेज है ये एसएनडीटी, है। इसमें भी तो रिसर्च होती है। इसमें बहुत रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे। तो उसमें कैलोरी की नहीं होती है, लेकिन अभी मेथी फाइबर बोलो, फिर मोरिंगा लीव्स बोलो, टर्मरिक बोलो, तो ये सब इसमें बाकी भी मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, तो वो बॉडी में कैसे बेनिफिट होते हैं वो सब स्टडी होता है। ओके, कैलोरी तो यू नीड दैट बॉम्ब कैलोरीमीटर ओनली। ओके, सो कैलोरी एक्चुअली इज अ साइंटिफिक टर्म, इट इज द अमाउंट जब वो खाने को वहां पे वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करते हैं, तो कितनी एनर्जी लगती है टू बर्न 1 लीटर ऑफ वाटर, तो उसको किलो कैलोरी में वो लोग काउंट करते हैं। ओके। तो तो वो तो आप कह रहे हो साइंटिफिक ये उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में समोसा डालेंगे और उसको बर्न करेंगे और उससे कैलोरी समोसा नहीं डाले कि एक-एक इंग्रीडिएंट, जैसे कि ऑयल डालेंगे, आलू डालेंगे, मस्टर्ड सीड, मैदा, जो भी एक-एक इंग्रीडिएंट है, व्हीट है, वो डालेंगे, फिर वो कैलकुलेशंस होता है। ओके, तो यानी कि अगर इसको मैं मोटे तौर पे जो मुझे समझ आया हाँ, कि कैलोरी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ हाँ, कि अगर आपका वज़न देखना है, तो ये कहेंगे कि आपके बालों का वज़न जमा आपकी आँखों का वज़न प्लस आपके दाँतों हाँ, का वज़न उससे, एंड इस टोटली से। मेघना जी का वज़न इतना हो गया। तो समोसे की कैलोरी मतलब ऐसे एक-एक चीज़ को देखते हैं। हाँ, समोसा एज़ सच कैन नॉट बी मेजर्ड। यस। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं। अभी आपने कहा कि मेटाबॉलिज़्म सभी जानते हैं कि हुँ। मेटाबॉलिज़्म का भी एक रेट होता है। तो मेटाबॉलिज़्म किस किस व्यक्ति का कैसे पता चल सकता है कि कैसे मेज़र कर सकते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज़्म 2000 है कि 2200 है कि 1600 है? ये कैसे पता तो चलता है? अप्रॉक्स ऐसे कोई एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता है, पर ये जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर मशीन है, जी, दैट कैलकुलेट्स की बॉडी में कितना फैट है, मसल है, बोन्स है एंड वाटर है। ओके, फिर इसका कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेशन आता है कि दिस इज योर बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो मेटाबॉलिज्म कोई हैक नहीं कर सकता है। मेटाबॉलिज्म इज डिपेंडेंट ऑन एज, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल एंड हॉर्मोन्स। ओके, तो वो सबका थोड़ा सा गॉड गिफ्ट रहता है। ओके। एज एंड जेनेटिक्स पे अपना कंट्रोल नहीं है, जी, जी, लेकिन व्हाट लाइफस्टाइल वी आर लीडिंग, अपने फूड हैबिट्स, अपना मसल्स कितना है, ये सब डिसाइड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है कि पुअर है। ओके। तो अभी क्विकली आप हमने वेट की बात की और काफ़ी की बॉडी की फिजियोलॉजी की बात किया। वेट हमने ये भी देखा कि किस कारण से बढ़ जाता है। अभी क्विकली 5 चीज़ें ऐसी बता दीजिए, जिनके एक्शन लेने से वज़न कम हो सकता है। डिटेलिंग में हम बाद में बात करेंगे, जस्ट 5 पॉइंटर्स ऑन दिस। ओके, नंबर वन तो मैनेज योर स्ट्रेस एंड स्लीप। वो वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट पे अटेंशन टू अवर स्लीप हाइजीन। स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है विच आल्सो मेक्स इंक्रीज योर फूड क्रेविंग। तो नंबर वन इज मैनेज योर स्ट्रेस एंड स्लीप। ओके, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट, नॉट ओवर ईटिंग, नॉट अंडर ईटिंग। ओके, नंबर थर्ड, इंक्लूड एक्सरसाइज रूटीन इन योर डेली हैबिट्स। ओके, चाहे की वॉक करो या जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, बी एक्टिव, बट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ओके, नंबर 4, डू नॉट रिलाई ऑन शॉर्टकट। ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं है, मैजिक ड्रिंक नहीं है जो वेट आपका कम करे, बढ़ाए, मेंटेन रखे। तो डू नॉट बिलीव ऑन शॉर्टकट। लास्ट, फॉलो कंसिस्टेंट हैबिट्स व्हिच यू कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग। कोई शॉर्टकट शॉर्ट टर्म किया, छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंट शॉर्ट हैबिट्स करेंगे तो आगे जाके हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके। इस पे आपने एक बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन की आपने बात हुँ, की। हम भी सुनते हैं बहुत सारे तरीके के हार्मोन हैं, हुँ। नाम जो भी हो उनका। तो इनको क्या कॉर्टिसोल हार्मोन को मेज़र किया जा सकता है कि लेवल कितना होना चाहिए और कितना है? और उसको ठीक करने के लिए क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन ही वेट को काफ़ी हद तक डिफ़ाइन करता है और डिटरमाइन भी करता है हुँ। कि कितना हार्मोन होना चाहिए। अगर उसकी डेफ़िशिएंसी है, तो क्या उसको इंजेक्ट किया जा सकता है या गोली दी जा सकती है कॉर्टिसोल हार्मोन की कि जिससे आपका स्ट्रेस फ्री हो जाओ? और आपको नींद अच्छी आ जाए। नींद आने की दवाइयों की, गोलियों की बात नहीं, हाँ। हार्मोन लेवल के ऊपर में। कॉर्टिसोल अगर मेजर करना है तो ब्लड टेस्ट है, बट दैट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, बट नॉट नेसेसरी कि वो ब्लड टेस्ट में आएगा। तो वो अपने हेल्थ इंडिकेटर है, जैसे कि अगर आपका एपेटाइट खराब है, स्लीप डिसऑर्डर है, ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, बहुत तनाव में रहते हैं, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि ब्रेन में कॉर्टिसोल लेवल या इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया है। ओके, तो इफ यू करेक्ट योर ईटिंग हैबिट्स, फॉलो अ हेल्दी बैलेंस्ड मील,
टाइम पे सोते हो, ओके। स्ट्रेस है तो उसको मेडिटेशन, योगा या कोई एक्सरसाइज फॉर्म में रिलीज करते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल है। तो ये कहाँ से पता चलता है? अगर क्योंकि बिकॉज़ व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज़ ये प्रोग्राम का नाम एविडेंस बेस्ड है और दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। नाउ किताब में लिखा होने से एविडेंस नहीं होता है। बरोबर है। तो क्या आपने किसी तरीके से अपनी स्टडीज़ के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा है कि कॉर्टिसोल हार्मोन एक्चुअली कुछ एग्ज़िस्ट करता है या किताबों में लिखा हुआ है? नहीं, नहीं एग्जिस्ट करता है, उसके लिए गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। अगर गट इज अ होम फॉर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड गट और ब्रेन में कांस्टेंट कम्युनिकेशन होते ही रहता है। जी। गट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, एंडोर्फाइन्स व्हिच डिफाइंस आवर मूड, आवर हार्मोन्स, आवर एपेटाइट, आवर इम्यूनिटी, आवर स्लीप। तो गट माइक्रोबायोम अगर हेल्दी रखना है तो यू हैव टू ईट इनफ फर्मेंटेड फूड्स, हाई फाइबर फूड खाना है, नींद बराबर करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, पानी ज्यादा पीना है, वर्कआउट करना है। अगर ये सब आपका सही है, लाइफस्टाइल इज हेल्दी, तो गट में हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। अगर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा विच विल गिव अ कामिंग एंड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन। जी। लेकिन अगर गट इन्फ्लेम्ड है, जंक फूड खा रहे हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, नींद का ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई भी टाइम पे कुछ भी खाना खा रहे हो, वर्कआउट का एबीसीडी नहीं किया है, तो गट विल बी इन्फ्लेम्ड, अनहेल्दी माइक्रोऑर्गेनिजम्स गट में ग्रो होगा विच विल रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स टू योर ब्रेन एंड आपको वो अनकंफर्टेबल और वो इनडायरेक्ट पता चल ही जाएगा कि योर गट इज इन्फ्लेम्ड, ओके। कॉर्टिसोल लेवल हाई है एंड वेट गेन फिर होता है। सो ये सारी चीज़ें एस्टिमेटेड होती हैं कि भई ऐसा होने से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है बट अदरवाइज़ करिकुलम में और किसी भी अदरवाइज़ इट कैन नॉट बी सीन ये देखा नहीं जा नहीं, सकता है। ब्लड टेस्ट में देखते हैं बहुत बार, पर जनरली करते ही नहीं है। फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू कांट कीप ऑन डूइंग टेस्ट अनलेस कि कोई मेजर हेल्थ कंप्लेंट्स है या एक्सेसिव वेट है, बहुत छोटा बच्चा आ रहा है, तो उनका ये सब हार्मोन्स टेस्ट करते हैं। ओके। बट नॉर्मल डे टू डे अपने लोगों के लिए वो टेस्ट की जरूरत नहीं है एंड इट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑल्सो। हाँ, हाँ, हाँ। और ये जो अभी आपने एक और बात कही कि बहुत सारे गट माइक्रोबायोटा जो होता है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ खराब वाले बैक्टीरिया हैं एंड ट्रिलियंस ऑफ देम आर देयर। ये भी कैसे पता चलता है? ये भी सिर्फ़ ये भी लिखी हुई है या दिस कैन बी मेजर्ड कि भई इतने मेरे बॉडी में इतने खराब वाले हैं और उन खराब वालों को मैं बंदूक मार के, गोली मार के खत्म कर दूँगा और ये वाले अच्छे वाले हैं? नहीं, अभी साइंस साइंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए, तो गट फंक्शन टेस्ट आए हैं जिससे एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन से माइक्रोबायम्स आप में है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। फिर उनका वैरायटी भी इम्पोर्टेंट है, हेल्दी बहुत ज्यादा होना या एक ही स्ट्रेन के बहुत ज्यादा होना दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो डाइट में उसके लिए डाइवर्सिटी रखना चाहिए, जैसे कि बोल रहे एप्पल हेल्दी है तो रोज एप्पल ही खाना है तो उससे भी हेल्दी कट नहीं होगा। ओके। तो वैरायटी भी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, फ्रूट्स अलग अलग खाओ, वेजिटेबल्स अलग अलग खाओ, सीरियल्स गेहूं, बाजरा, ज्वार, नाचनी, दाल अलग अलग लो, सीड्स अलग अलग लो, नट्स अलग अलग लो। तो हेल्दी डाइट अगर वैरायटी वाली डाइट होगी तो ही वो माइक्रोबायम फ्लोरा भी डाइवर्स रहेगा एंड व्हिच इज कॉल्ड अ हेल्दी गट। ओके। दूसरा अगेन क्योंकि इसका जो पर्पस यही है कि टू फाइंड आउट द एविडेंसेस फ्रॉम द लर्नड पीपल लाइक यू जिन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई की है और एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त है। तो अब कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इट जो हम सब जानते हैं कि भई एक एमिनो एसिड कुछ होता है। ऐसा होता है ना? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जब हम प्रोटीन वाला डाइट खाते हैं तो बॉडी में वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, क्या ये आपने अपनी पढ़ाई के दौरान या एक्सपीरियंस के दौरान इनको ऑब्ज़र्व किया है? रियल लाइफ एविडेंस है या सिर्फ़ किताबों में लिखा है कि भई बादाम खाने से आपको 24 अमीनो एसिड मिलेंगे या मटन खाने से 24 मिलेंगे और दाल खाने से आपको 18 ही मिलते हैं। ये लिखा हुआ है या नहीं, पता होता है? नहीं, नहीं पता भी है एंड इसका असर भी दिखता है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं तो कार्ब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। या अगर प्रोटीन खाने में खाते हैं तो प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड्स भी अलग अलग टाइप के हैं, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल दाल का अलग है, एग्स का अलग है, तो आपको दूध का अलग है, तो जी। इट इज ऑल प्रूव्ड, सब पता नहीं है। प्रूवन तो ठीक है। हाँ, नहीं प्रूवन हमने एक्सपीरियंस में भी देखा है नहीं आप एविडेंस किया है कि नहीं? कि यार क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं कि भई देखिए ये बादाम को आपने फोड़-फाड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और या कोई भी जो भी एक्स-वाई-ज़ेड मशीन हो, तो उसमें पता चलता है देखो ये 1, 2 और ये बादाम के अंदर में ये 24 एसेंशियल
नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर कोई आ रहा है, पहले वो एकदम अनहेल्दी खा रहा है, कुछ भी प्रोटीन नहीं खा रहा है, तो उसका मसल्स एंड बॉडी कॉम्पोजिशन चेक किया, ओके, फिर उसको ये सब अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट वाला डाइट दिया, फिर उनका मसल चेक किया, तो डेफिनेटली वो डिफरेंस दिखता है। ओके, या कोई एथलीट आ रहा है, तो उसके स्ट्रेंथ स्टेमिना में फर्क दिखता है, अगर कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला वो फूड खा रहा है। ओके, तो इनडायरेक्ट डिफरेंस तो दिख ही रहा है, स्ट्रेंथ स्टेमिना इम्यूनिटी बालों में दिख रहा है, स्किन में दिखता है। ओके। तो वो उस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहे हैं या बेटरमेंट जो हो रहा है, मान लीजिए किसी की स्किन बहुत खूबसूरत बन गई, तो ये अभी क्योंकि कोई भी व्यक्ति दिन रात बादाम तो खाएगा ही नहीं। हाँ। उसमें आपने क्या कहा कि उसके अंदर एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। हम्म। तो और आपने ये भी कहा कि आपके पास जो व्यक्ति आ रहा है, वो उसके खाने का, उसका रूटीन का पता ही नहीं होता है क्या खा रहा है, बैलेंस खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है। हो सकता है कि वो हाइली प्रोसेस्ड फूड खा रहा हो। हाँ, हो सकता आप है। उसकी रूटीन को ठीक करते हो, जिसके अंदर बादाम का भी समावेश होगा और जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें जिनको आप कह रहे हो कि भी कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, ये सारी। तो ये कैसे पता चलता है कि एविडेंस में ये आए कि ये जो स्किन अच्छी हो रही है या बाल जो अच्छे हो रहे हैं, ये बादाम की वजह से हो रहे हैं या पालक की वजह से हो रहे हैं? हाँ, पर ऐसा कोई एक खाना है ही नहीं कि जो स्किन या वेट या दाँत या स्लीप करने के ओवरऑल बैलेंस मैटर करता है। वो करें। तो कौन से टाइम पे क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज कितना कर रहे हो, नींद कितना कर रहे हो, स्ट्रेस कैसी है, तो वो सब पता चलता है कि अभी इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो बिल्कुल। दिस फूड इज़ डेफिनिटली अ साइंस ओनली ना। जी, जी। तो बेटरमेंट हो रहा है मतलब और हाँ, आप पर ये कह एक रहे हैं। पर्टिकुलर इंग्रीडिएंट से तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ओवरऑल बैलेंस जी। एंड ओवरऑल एक लाइफस्टाइल पे डिपेंड होता है। कि केवल गाजर खाने से आँखें अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी पूरा रूटीन ठीक रखना पड़ेगा। हाँ, खाली गाजर खा रहे हैं, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे, तो कहाँ आप ठीक होने वाली है। और कोई प्रॉब्लम आ सकती हाँ। है। ओके। अब आपने एक और चीज़ इसमें कही कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, हुँ। तो प्रोटीन हमको दिखाई देता है, वो कोई ऐसी मशीन होती है करिकुलम में या अदरवाइज़ कि जहाँ पे पता चले कि भई इसके अंदर यहाँ पे ये दाल रखी, ये मूँग की दाल, ये अरहर की दाल और ये राजमा और ये अंडा। हाँ, और कि जैसे कहते हैं कि अंडे में ग्रेड 1 ये होता है, हाँ, प्रोटीन गुड होता क्वालिटी प्रोटीन। है। ग्रेड 1 बोलते हैं ना उसको, ग्रेड 1 प्रोटीन। और दालें इन्फीरियर प्रोटीन होती है। और अरहर की दाल का प्रोटीन और मूँग की दाल का प्रोटीन और अंडे का प्रोटीन, राजमा का प्रोटीन, चिकन का प्रोटीन, हाँ, ये अलग-अलग होते हैं। इनके सबके स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं या सेम होते हैं? नहीं तो प्रोटीन का क्वालिटी डिसाइड करता है अमीनो एसिड कि कितने अमीनो एसिड्स है उनमें। तो एग का प्रोटीन है, सोया का प्रोटीन है, डेयरी का प्रोटीन है, ये सब कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सभी अमीनो एसिड्स है। तो वो लैब में चेक होता है कि ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करके कि इसमें कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि दाल में इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, ओके, ग्रेन्स गेहूं जवार बाजरा में इनकम्प्लीट है, नट्स ओके, में इनकम्प्लीट है। ओके। नॉन-वेज प्रोटीन जैसे कि एग्स है, चिकन है, मीट, फिश, डेयरी प्रोटीन, ये सब कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। वेज प्रोटीन सोर्सेज़ आर इनकम्प्लीट, क्योंकि वो अमीनो एसिड उसमें सब नहीं होते हैं। तो वो लैब में टेस्ट होता है कि ये कौन से प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड है। हाँ, वो तो ठीक है, बट ड्यूरिंग द करिकुलम क्या ये पढ़ाई जाती है? क्योंकि हमारी डॉक्टर से भी बात होती है और डॉक्टर्स भी जो एक, क्योंकि जितनी भी ये बेसिक चीज़ें होती हैं ना, तो ये तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाती है। हाँ, लेकिन हमारे पास कुछ जो बात होती रहती है, बहुत सारे लोग हमसे भी बात करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि ये सारी चीज़ें हमने किताबों में ही पढ़ी है, इवन मेडिकल कॉलेजेस में इस टाइप की लैबोरेटरीज़ होती नहीं है, जहाँ पे किसी ने प्रोटीन देखा हो कि भई एक माइक्रोस्कोप के नीचे मूँग की एक सैंपल मूँग की दाल का रखा है और एक सैंपल अरहर की दाल का रखा है और दोनों में फ़र्क दिखाई दे, वो ना केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ये सब पढ़ते हैं ना, ओके, क्योंकि ये केमिकल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन इज़ बेसिकली अ केमिकल ओनली। तो ओके, कौन क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, तो वो एक केमिस्ट्री वाले जो रिसर्च करते हैं, उनको ये पता चलता है। फिर वो स्टडी करके यहाँ पे लाते हैं। तो वो सब एक कनेक्टेड ही है। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री वाला रहता है, कोई ये प्रोफेशन का रहता है, तो वो सब साथ में रहते हैं। तो हमने नहीं देखा है, बट वो सब इतने तरह के रिसर्च के बाद ही वो बॉडी में बेनिफिट हो रहा है ओके। ना। या सो फाइनली मतलब ये अगर हम देखें, कोई कोई व्यक्ति कोई पढ़ रहा है और अल्टीमेटली सब मिला-जुला के एक अच्छी हेल्थ के विषय में आपको एक एडवाइस की जा रही है। हाँ। प्रोटीन का रोल कितना होता है क्या मतलब उसको इतना ज़्यादा क्यों तूल महत्व क्यों इतना दिया जाता है? ओके, पहले हम लोग बोलते थे कि अवर डाइट शुड बी राइस एंड रोटी बेस्ड, बट नाउ लाइफस्टाइल हैज चेंज, तो दैट एडवाइस नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल। यू हैव टू हैव एडिक्वेट प्रोटीन। तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे 25% ऑफ कैलोरी प्रोटीन से आनी चाहिए। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग। जैसे मैंने बोला, एज वी एज अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है, लेकिन वो ड्रॉप नहीं करना है तो एडिक्वेट प्रोटीन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बॉडी में जो एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, वो सब प्रोटीन उसमें यूटिलाइजेशन होता है। अगर डाइट में प्रोटीन है तो यू फील मोर सटाइटी, आपको
क्रेविंग्स कम होगी खाने की। तो प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। मेन तो टू मेंटेन मसल मास। ओके। और मसल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है बॉडी में? बॉडी में मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एज करते हैं अपना स्ट्रेंथ स्टेमिना सब कम हो जाता है, बट अगर मसल, आप देखोगे बूढ़ा आदमी कितना स्लो चल रहा है, जो काम पहले वो 10 मिनट में कर रहा था अभी आधे घंटे में कर रहा है। ओके। तो उसका रीजन है कि उसका मसल मास कम हो गया है। ओके। सो अपना कुछ भी अगर फंक्शन करना है तो यू नीड मसल फॉर एवरीथिंग, फॉर स्ट्रेंथ स्टेमिना फिटनेस ओके। फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी, ये सब के लिए बॉडी को मसल्स ही चाहिए ना। ओके। अभी यंग जो यंगर जनरेशन है, अ, उनमें हार्ट अटैक के बहुत सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं। तो आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? सो नंबर वन रीजन इज वो लोग ध्यान तो देते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन बाकी उनका क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, टाइम टेबल क्या है उनका, तो ऑल दैट फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट। फिर अभी वो जो लेते हैं आजकल के, वो नेचुरल खाने पे कम बिलीव कर रहे हैं। उनको लग रहा है रोटी दाल सब्जी में से तो कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हमने ये महंगे महंगे सुपर फूड खाए, मसल प्रोटीन पाउडर्स लिए, अमीनो एसिड वो सप्लीमेंट लिया, क्रिएटिनिन सप्लीमेंट लिया, तो ही हम लोग हेल्दी बोलते हैं। तो वो सब मिस इन्फॉर्मेशन इनके पास ज्यादा है। ओके। एंड मेन तो स्ट्रेस है एंड स्लीपिंग आवर्स गलत है इनके। ओके। अभी जैसे दर्शकों की एडवांटेज के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिस्टर इंडिया जो था, जितने भी ये टॉप लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनको तो अपनी बॉडी की फिजिक के बारे में भी पता होगा, हाँ, उनको अपने रूटीन के बारे में भी पता होगा, है ना? और उनको अपने खाने के बारे में भी पता होगा। रूटीन का मतलब जो आपने कहा, स्लीप पे ध्यान नहीं देते हैं या प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भई हमें तो बर्फी खाए हुए ज़माना हो गया। कोई कह रहा है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी लेकिन खाई नहीं। और जो लोग स्पोर्ट्स के एरिना में एकदम टॉप पे पहुँचे हुए हैं, तो उनको तो एक्सपर्ट एडवाइस भी बहुत रहती होगी। बरोबर। लेकिन 40-42 साल में अभी हमने देखा शेफाली जरीवाला जी का हाँ, देहांत हो गया हार्ट अटैक से। अभी मिस्टर इंडिया का डेथ हुआ कुछ दिन पहले। वरिंदर सिंह घूमन थे, मिस्टर एशिया थे वो, एक्चुअली इंडिया से भी ज़्यादा थे। और केवल 40-42 में इन लोगों का देहांत हो जा रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है। हाँ, जबकि हम ये समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि इनको बॉडी का फिज़िक का भी, जैसे आपने कहा, 25% फैट होना बर चाहिए, मसल होनी चाहिए हाँ। और इनको सारा ज्ञान भी होगा। सुपर एक्सपर्ट्स इनके साथ में कहीं न कहीं लगे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि ये बड़ी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह के तो चले दे गए? जस्ट वांट क्विक रिजल्ट, शॉर्टकट। उनको पेशेंस नहीं है। कंसिस्टेंट हैबिट्स रखो, वो धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट करेगा एंड देन यू गेट स्लो प्रोग्रेस। इनको शॉर्ट रिजल्ट चाहिए। अभी शेफाली बोलो या मिस्टर इंडिया बोलो, उनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे परफॉर्म करना है। ओके। शेफाली जारीवाला को क्रोर्स ऑफ ये अपना इंडस्ट्री है, उसको अपने आप को सस्टेन करना है, तो क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके। मेन इज शॉर्टकट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ओके। तो इन लोगों को भी आप अपने फील्ड में भी तो कितने मिस इन्फॉर्म्ड वाले रहते हैं। कौन देखने गया है, क्या डिग्री किसके पास है, ग्लैमरस बोर्ड लगा दिया तो लोगों को लगता है अरे शी इज अ वेरी गुड डायटिशियन या वेरी गुड फिटनेस पर्सन। के मैंने कितनी बार देखा है हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जी। कि हमारे जिम ट्रेनर ने ये प्रोटीन पाउडर लेने के लिए बोला है, पर उसका डाइट क्या है, डाइट में ओके। प्रोटीन सप्लीमेंट बोलता है, तो सप्लीमेंट टू योर हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। डाइट हेल्दी एंड बैलेंस नहीं है and खाली सप्लीमेंट लेगा तो नुकसान ही करेगा ना। व्हाट बेनिफिट इट तो विल गेट। आपने बहुत मुद्दे की कमाल की बात कही कि खाने पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपका खाना अच्छा है, उस खाने के साथ, और वो फाइनली इट इज़ कॉल्ड अ सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट अ मील रिप्लेसमेंट कि Yes. खाना ना खाओ, ये खाओ। It is not a substitute for balanced diet, 100%. या तो ये खाना खाना ही है और उसके बाद में आप जो मर्ज़ी करो, उसके बाद दंड पे लो और चाहे वज़न उठाओ, जो मर्ज़ी करना है करो। हाँ, you have to eat healthy food, supplements, कुछ डेफिशिएंसी है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो कोई मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना है, ना कि सुपर मार्केट्स में जाके खरीद लिया या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ले लिया। आपकी बॉडी को वो जरूरत है कि नहीं, आपकी हार्मोन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, फिटनेस प्रोफाइल को वो सूट करता है कि नहीं। यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड पर्सन एंड देन टेक ऑन योर अंडर सम सुपरविजन एंड नॉट ऑन योर ओन। जी, मेघना जी, अभी हमने बहुत सारी बातें आपने बताई। अब हम ये जानना चाहेंगे, आपके पास तो अपना पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस और अब इतना ज़बरदस्त है कि एक कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंस आप बताना चाहेंगे जो आपके पास आए और आपने उनके जीवन में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। उनका वज़न क्या था? क्या हेल्थ इश्यूज़ थे? कितना वेट लॉस आपके पास आके किया? और कितना समय उसको लगा? तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसे तो 25 इयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने बहुत मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। हम हमारे पेशेंट्स को ऑलवेज गाइड करते हैं कि खाने से डरो मत। जैसे नरिशिंग हेल्दी खाना खा के यू कैन ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। ओके।
बहुत पेशेंट आते हैं। अभी ये एक पर्टिकुलर हाल ही में ये साल किया है, लाइक 2025 में, तो मुझे याद आ रहा है। जी। उनके दूध की डेयरी थी इनको, तो वो दिन भर बैठे रहते थे। दूध की डेयरी है तो सुबह 4 बजे उनको शॉप पे पहुँचना है, ओके, फिर रात तक उनका काम चलते रहता है। तो सिटिंग, 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 ही हैड पाइल्ड अप ऑलमोस्ट 150 किलो। ओके, एंड सब डॉक्टर्स उनको वही बोल रहे थे कि अभी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। 150 किलो एट 40 इयर्स ऑफ एज, चलने को इनको बिल्कुल नहीं हो रहा है। नीचे से उतर के टू व्हीलर पे दुकान पे पहुंच गए, काम खत्म करके टू व्हीलर लेके घर आ गए, और खाना पीना, सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन। चलने का कोई स्टेमिना नहीं था। बट देन समबडी रेकमेंडेड हिम अबाउट मी। हमारे क्लिनिक पे आए एंड ही फॉलोड सो वेल। मिड डे में भी हमारा आया था। 15 महीनों में उन्होंने 150 किलो से 90 किलो इतना वजन लेके आए, विदाउट एनी मेडिसिन, ओके, कोई कहीं एक्सपेंसिव कोई हेल्थ प्रोडक्ट नहीं लेके, घर का सिंपल खाना, कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो करना, एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक पेशेंट था। आप भी अपनी, कोई भी जो भी चाहे कि अपना वेट कम करना है, तो डू नॉट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स। कोई क्रैश डाइटिंग पिल्स पाउडर्स बिल्कुल मत लो। फॉलो अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। हमारा क्लिनिक है या कहीं पे भी जाओ, बट कोई सुपरविजन के अंडर वेट कम कर सकते हैं। तो ये पेशेंट का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी ही सो हेल्दी, हैप्पी, एंड बहुत ही खुश है। अभी थोड़े महीने भी हो गए, वेट भी उनका मेंटेन है, फैमिली भी 60 पूरी खुश है। 60 किलो कम करना, सो दिस अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। थोड़ा-सा बताएँगे कि इनको क्या रूटीन, मोटे तौर पे बता दीजिए कि क्या रूटीन आपने इनको सजेस्ट किया था कि कैसे उनको फॉलो करना चाहिए? ओके, बिकॉज़ ये 4 बजे उठते थे, इनका थोड़ा लाइफ़स्टाइल अलग था, तो हमने बोला था सुबह थोड़ा फ्रूट्स, 1 फ्रूट एंड 3-4 बादाम खा के निकलो। ओके, फिर वहाँ पे जाके वो टिफ़िन लेके जाते थे 8 बजे खाने के लिए, तो चाय विदाउट शुगर, घर का कोई भी सिंपल हेल्दी नाश्ता, जैसे कि बॉइल्ड स्प्राउट्स था, कोई दिन खाखरा एंड मूँग, कोई दिन बिना ऑयल घी का मूँग दाल चीला था। ओके, फिर लंच सिंपल पूरा हेल्दी बैलेंस थाली ही देते हैं हम लोग लंच में, ओके, रोटी, दाल, थोड़ी-सी सब्ज़ी, सैलेड्स एंड छाछ। ओके, फिर उसके बाद इवनिंग में जनरली कार्ब्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में देते हैं। शाम को फ्रूट्स है, रोस्टेड चना है, किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो फिर 1 फिशफुल मखाना या फिर थोड़ा कुरमुरा चना का मिक्सचर, ग्रीन टी, ओके, लौकी जूस, ऐसी चीज़ें देते हैं इवनिंग में। डिनर में अगेन नॉर्मल सिंपल, गुजराती था तो नॉर्मल सिंपल गुजराती का खाना। खिचड़ी एंड सूप है, या फिर अगेन रोटी सब्जी है, या पालक या मेथी का थेपला विद सम दही का रायता, ओके, दलिया की खिचड़ी, मिलेट्स में वेजीज डाल के सूप सैलेड के साथ ले लो, अर्ली डिनर करो। इनिशियली वॉकिंग ही बोला था, पहले 6 महीने में ओनली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। वॉकिंग भी ऐसे धीरे-धीरे चलते हैं तो देयर इज़ नो बेनिफिट। ओके, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे चलना है, एक पर्टिकुलर पेस पे चलना है, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। तो स्टार्टिंग वी स्टार्टेड विद ब्रिस्क वॉकिंग, फिर ग्रेजुअली थोड़ी टमी वगैरह की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। बट ही वाज़ वेरी, वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डेडिकेटेड। कोई भी हमारी अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं की थी। डाइट भी 99% ही वुड फॉलो। ओकेजनल बाहर भी ट्रैवल किया है, कोई पनिशमेंट नहीं था। ओके, तो बाहर भी जाते थे, रेस्टोरेंट्स में भी हमने गाइड किया है कि क्या खाना है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इडली सांभर, स्टर फ्राई वेजिटेबल, छोटी-सी रोटी, सब्जी एंड मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल खा के ही कम किया है। ओके। तो आपका जो मॉनिटरिंग है वो कैसे रहता है? मतलब व्हेन समबडी कम्स टू यू, सो जो नेक्स्ट विज़िट वगैरह कुछ डी-शेड्यूल्ड होती है या इंडिविजुअल बेस पे तो रहता है? हमारा क्लिनिक कांदिवली एंड गोरेगांव 2 जगह पे है, जी, एंड वी आल्सो डू ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो मुंबई के बाहर भी हर जगह पे, इवन इंडिया के बाहर लॉट ऑफ कंट्री से पेशेंट्स आर डूइंग अवर ऑनलाइन प्रोग्राम। 25 साल से यहाँ पे क्लिनिक है, तो हम जनरली पेशेंट को 10-12 दिन का डाइट देते हैं, ओके, क्योंकि एक ही डाइट रूटीन बॉडी भी यूज्ड टू हो जाता है, पेशेंट या क्लाइंट भी बोर हो जाता है। ओके, तो वी जनरली आस्क फॉर फॉलो-अप्स एवरी वंस इन 10 टू 12 डेज, एंड एवरी 10 टू 12 डेज में डाइट और एक्सरसाइज रूटीन चेंज करते हैं। हमारी प्रोग्राम की एक स्पेशलिटी है, वी ऑफर 2 इयर्स मेंटेनेंस आल्सो, सो दैट दे डोंट गेन दिस वेट बैक अगेन। ओके, ओके, वी आर देयर विथ थ्रू आउट द जर्नी, वेट लॉस एंड मेंटेनेंस एज वेल। ओके। नहीं, ये इस पे से क्योंकि सवाल में से सवाल निकलता है, तो ये मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो ख़ासकर से बहुत सारे लोग इस वजह से चिंतित रहते हैं, वेट लॉस तो हो जाएगा, हुँ। लेकिन वो बाउंस बैक हो जाता है। हाँ। तो ये बाउंस बैक होता क्यों है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ओबेसिटी इज अ डिजीज व्हिच वी आर जस्ट कंट्रोलिंग, वी आर नॉट क्योरिंग। ओके, डायबिटीज, थायराइड, ये भी बीमारी का कोई क्योर नहीं है, दवाई से कंट्रोल किया है। वैसे ओबेसिटी को लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके उसको हमने कंट्रोल किया है, क्योर नहीं किया है। तो अगर आपका वेट कम हो गया, फिर वापस आप अपने ओल्ड ईटिंग हैबिट्स पे चले गए, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो यू विल अगेन पुट ऑन दैट वेट बैक अगेन। ओके, तो उसको लाइफस्टाइल एंड ऐसे ही चेंजेस करने हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सको। चावल बंद करके या कुछ रोटी कम करके वेट कम कर लिया, फिर वापस वो खाना शुरू करोगे तो बढ़ ही जाएगा।
तो वैसे हैबिट्स रखो विच यू कैन कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। तो स्लोली पेशेंटली वेट कम करो विथ लाइफस्टाइल चेंजेस विच यू कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर तो टाइम। वो जो लाइफ़स्टाइल में आप जो चेंज करते हो, वो रूटीन को लेके जीवन भर चल सकता है हम्म। और 2 साल आपके संपर्क में होते हैं, उसके बाद में ऑन इट्स ओन दे कैन कंटिन्यू। हाँ, एंड देन वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। या और ये जो आपने रोटी की बात कही या चावल की बात कही, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रेन होता है चावल और रोटी के लिए? तो जैसे मैंने बोला डाइट में डाइवर्सिटी रखना है फॉर हेल्दी कट। तो ओके, रोटी सब आटे की अच्छी है, ऐसे हम नहीं बोलते कि गेहूं ज्यादा अच्छा है या या बाजरा अच्छा है या नाचनी अच्छा है। ओके, एवरी ग्रेन हैज इट्स ओन बेनिफिट। तो ओके, एवरीथिंग यू हैव टू ईट इन वैरायटी। ओके, राइस ऑफ कोर्स पॉलिश राइस में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बी ओके, कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वो पॉलिशिंग में चले जाते हैं, फाइबर चला जाता है, तो पॉलिश राइस खाने के लिए कम सजेस्ट करते हैं। ओके। बट बार्ली है, होल बार्ली है, दलिया है, किनवा है, ओट्स है, अपने नॉर्मल जो इंडियन मिलेट्स है, एवरीथिंग इज हेल्दी। तो वी कैन ईट एवरीथिंग, ओनली थिंग बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ओके, किसी फ्रूट के बारे में या किसी सब्जी के बारे में कि ये नहीं लेना है या ये स्पेसिफिकली लेना चाहिए, ज़्यादा हेल्प करता है या ये फ्रूट ज़्यादा हेल्प करता है, ये खराब करता है, ये नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में? ऐसे अगर किसी का पर्टिकुलर टारगेट है, जैसे कि किसी को वेट लॉस करना है, तो स्टार्ची फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाने हैं, जैसे कि केला है, चीकू है, कस्टर्ड एप्पल, मैंगो, ओके, पोटैटो, सूरन, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स है या जो हाई कैलोरी फ्रूट्स है। ओके, एंड जिनको वेट गेन करना है तो उनको उल्टा है, केला ज्यादा खाना है, पोटैटो है, यैम है। ओके, फाइबर वाले फ्रूट्स वेट लॉस में हेल्प करता है, ऑरेंज, पपैया, बेरीज, ओ कीवी, तो वैसे रहते हैं, बट हेल्थ के लिए सब कुछ अच्छा ही है। ओके, ओनली थिंग यू हैव टू नो द करेक्ट बैलेंस एंड टाइमिंग। ओके। आपने शुरू से यही कहा कि एक्सरसाइज़ का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जब हमने 5 मेन पॉइंट्स की बात की। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, जो काइंड ऑफ घुटने जिसके बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और वेट से घुटनों पे भी फ़र्क पड़ता ही है। चलना बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है और आप कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने कहा उनको कि भी 40 मिनट आपको चलना ही चाहिए। तो उस केस और उनसे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है 1-2 कदम चलना भी। उस केस के लिए फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आते हैं हमारे पास पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हुई है नी की, या हार्ट सर्जरी हुई है, ओके, या कोई और बैक का इश्यू है, तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बिल्कुल मना किया है एंड वेट कम करना उनको एडवाइस किया है। तो इनिशियल वेट लॉस तो डाइट चेंजेस से हो जाता है, लेकिन अगर उसको वेट लॉस को सस्टेन करना है, मेटाबॉलिज्म एंड मसल को मेंटेन रखना है, तो कुछ उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देन वी सजेस्ट कि स्विमिंग पूल में जाके वॉक कर सकते हैं। उसमें कोई भी जॉइंट पे स्ट्रेन नहीं आता है एंड दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज एन एक्सरसाइज। फिर कुछ तो घर में बैठे-बैठे हाथ-पैर हिलाए तो व्हिच विल मेंटेन इट्स मेटाबॉलिज्म। ओके, इनका थोड़ा स्लो होता है, बट जैसे वेट कम होगा, थोड़ा हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, तो छोटा-मोटा वॉक तो कर ही सकते हैं सब कुछ। ओके, साइक्लिंग भी नी पेन वालों को साइकिल अलाउ करते हैं। सर्जरी के बाद भी 30-40 डेज बाद भी एडवाइस कर ही सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, बट ग्रेजुअली एक्सरसाइज तो सबको करना ही पड़ेगा। तो आप एक्सरसाइज़ में आप एडवाइस करते हैं, आप योगा वगैरह की टीचर भी हैं? नहीं, एडवाइस यानी हम लोग थोड़े एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग बताते हैं, कोर के थोड़े वर्कआउट बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर करना है तो देन वी सजेस्ट कि कंसल्ट सम सर्टिफाइड ट्रेनर ओनली। ओके, तो आप ये कहते हैं मतलब आपकी कोई ऐसा ऑनलाइन एडवाइज़री या कोई वीडियो आप अपने नहीं देते हैं कि ये एक्सरसाइज़ आप कर सकते हो? मेरा ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है, डायटिशियन मेघना पारेख शेट करके। तो उसमें काफी डाइट रिलेटेड एडवाइस देते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज के टिप्स देते हैं, तो एटलीस्ट करेक्ट साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ये सब हम लोग उसमें बताते हैं, तो व्यूअर्स कैन फॉलो दैट। बीटरूट के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ लोग ये जैसे स्मूदीज़ बना रहे हैं, उसमें बीटरूट, गाजर, एप्पल भी डालो, केला भी डालो, दही भी डालो, तो ये स्मूदीज़ बना-बना के बहुत सारे और एक्सपर्ट लोग ही ये सब चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? स्मूदीज आर हेल्दी ओनली। बीटरूट पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही हेल्दी है। बीटरूट्स में नाइट्रेट्स है, जिससे स्टेमिना उनका बढ़ता है और उनकी जो थकावट लेवल है, एंड्योरेंस लेवल इंप्रूव होती है। तो बीटरूट इज वेरी गुड फॉर एथलीट्स एंड कॉमन पर्सन के लिए। जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स है हेल्दी ही है, तो स्मूदी लेना इज नॉट बैड, बट हम लोग ऐसा कोई पर्टिकुलर स्मूदी रेकमेंड नहीं करते। हम लोग वही बोलते हैं वैरायटी रखो, स्मूदी फॉर्म में खाओ, सैलेड फॉर्म में खाओ, सब्जी बना के लो, स्टफ पराठा लो, बट खाओ बस, एंड ऑफ द डे। ओके, क्योंकि ये तो पीने वाली बात हो गई। जब हम स्मूदी बना रहे हैं मतलब इसको खाना नहीं, इसको तो पीना होता है। हाँ, वैसे नहीं, फाइबर वाला स्मूदी ऐसे नहीं कि पूरा छान के पी रहे हैं, विथ ओके, फाइबर ले रहे हैं तो ठीक है। ठीक है। भले ही उसको आप निगल लो तो भी दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। ओके, अब हम आते हैं जिसके बारे में खासकर से वेट लॉस सर्कल्स में इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत सारी बातें कही जाती हैं।
जिनको हम कहें धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, कोई अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें बता रहे हैं क्योंकि मैंने कहा इन्फ्लुएंसर्स तो भर के बैठे हुए हैं, हाँ। है ना? वो कहेंगे कि भई तवे के ऊपर 1 चम्मच धनिया डालो, ये जीरा डालो, मेथी डालो, उसको थोड़ा-सा रोस्ट करो और उसका पेस्ट बनाओ और फिर उसको उबाल के पानी पियो। या कोई अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम एक भी चीज़ नहीं मानते, ऐसा कोई भी साइंटिफिक बेस्ड ऐसा ये जीरा पानी, धनिया पानी, फलाना पानी, कोई भी साइंस से ऐसा अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर पानी वेट लॉस के लिए या फैट बर्न करने के लिए नहीं रिकमेंड किया है। ओनली व्हेन यू चेंज योर लाइफस्टाइल, हेल्दी, बैलेंस खाना खा रहे, एक्सरसाइज कर रहे, तो ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, कैलोरी डेफिसिट होगी और फैट बर्न होगा। ये सब पानी बेसलेस है। खाली सुबह उठ के वो जीरा पानी पीना, दिन में बिल्कुल चलना नहीं और जंक फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड खाना है, चेयर से हिलना नहीं है, तो 1 ग्राम भी वज़न कम नहीं होने वाला है। कोई भी पानी बिल्कुल बेनिफिट नहीं करेगा। ओवरऑल हैबिट्स व्हिच इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कोई पानी। तो आपने देखा, ये हमारे रियल साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि धनिया पानी, जीरा पानी के पीछे कोई भी साइंस साइंस या साइंटिफिक एविडेंस एग्ज़िस्ट करता नहीं है। तो आप हाँ, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अलग-अलग फॉर्म में आता है, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे। कोई लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, कोई टैबलेट फॉर्म में आ रहा है और ये एडवाइस किया जाता है कि सुबह ये धनी कोई कुछ लोग ये एडवाइस कर रहे हैं, कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं कुछ एप्पल साइडर विनेगर के लिए। तो इसके बारे में आपका टेक? वी आर नॉट रिकमेंडिंग एप्पल साइडर विनेगर। इनफैक्ट सुबह खाली पेट लेने से वो एसिड है, तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो और एग्रीवेट होती है। तो एप्पल साइडर विनेगर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव हेल्थ बेनिफिट नहीं है उसमें। ओके, तो इनका ये और कहना है मेघना जी का कि एक इंस किसी एक रि स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कोई मायने नहीं रखती है। बाकी आप दिन भर क्या कर रहे हो, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू दिस आइसोलेटेड येस, येस, नो नीड टू टेक एनी ऑफ दीज एक्सपेंसिव हेल्थ प्रोडक्ट्स। जितने भी सुपर फूड मिल रहे हैं मार्केट में, वो अपने बेसिक इंग्रेडिएंट ही है, खाली अच्छे से पैकेज करके वो लोग सेल कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू स्पेंड योर मनी। ये बहुत मिथ है कि जितना खाना महंगा उतना वो हेल्दी है। ओके, वी आर सेइंग हेल्दी फूड इज मेड इन फार्म्स एंड नॉट इन फैक्ट्री। ओके, यू डोंट नीड टू बाय these expensive food products, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। गो टू सिंपल बेसिक न्यूट्रिशियस फूड। वही हैबिट्स आपको आगे जाके फिट रखेंगे, बीमारी से आपको बचाएंगे एंड यू विल से स्टे स्ट्रॉन्ग up to 60-70 years of age. You don't need none of these supplements to keep yourself fit. ओके। बिल्कुल पैसे बर्बाद मत करो इनसे। ओके, तो सप्लीमेंट्स की तो अभी आपने बहुत क्लैरिटी में पहले भी आपने बताया कि सप्लीमेंट्स का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, सुपर फूड। सुपर फूड 2 तरीके से डिफ़ाइन हो रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो आपने कहा जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, उनको भी सुपर फूड का नाम दिया हम्म। जा रहा है। लेकिन कुछ लोग शायद अपनी दुकान चलाने के लिए जो वो तो आप बताएँगे, किसी चीज़ों को भी सुपर फूड का नाम दे रहे हैं, जैसे बेरीज़ आ रही हैं, ₹1800 किलो की बेरीज़ है और ग खरबूजा जो आ रहा है, वो मान लीजिए ₹50 किलो आ रहा है। सो क्या ये जो नट्स हैं, बहुत सारे नट्स हैं, मैकेडोनियन नट्स हैं, इनको भी सुपर फूड का नाम दिया जा रहा है। है तो ये नेचुरल, अगर हम वैसे देखें कि नेचर में है, ये प्लांट या फैक्ट्री हम्म। से नहीं आ रहे हैं, हाँ। दिए तो नेचर ने है। बट इनका रेलेवेंस इन रियल लाइफ बेर वर्सेस बेरी, बेर जो ₹50 किलो मिलता है या ₹200 किलो मिलता है, विज़-अ-वी द बेरी व्हिच इज़ ₹2000 केजी। इसके बारे में आपका क्या टेक? तो जैसे मैंने पहले बोला, कोई हेल्थ ये फूड का कॉस्टिंग से कोई लेना-देना नहीं है कि ये 1800 वाली बेरी ज़्यादा हेल्दी है, ₹50 वाले बोर ज़्यादा कम हेल्दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी फ्रूट वेजिटेबल्स हेल्दी है। ये सब खाली पैसे बनाने के धंधे हैं। मैकेडेमिया नट्स बोलो, पीकन नट बोलो, पिस्ता बोलो, किशमिश बोलो, जी, ऑल द फूड्स आर हेल्दी। डोंट गो बाय द कॉस्टिंग ऑफ दिस। सुपर फूड बोलते हैं तो अपने मोरिंगा लीव्स जो रास्ते पे कितने ड्रमस्टिक के पेड़ है, जी, हमारे मेरे खुद के गार्डन में है, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड। मेथी सीड्स है, गार्लिक है, स्प्राउट्स है जो घर में आराम से उगा सकते हैं। ये सब सुपर फूड्स ही है अपने लिए। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है इसमें। आई एम वेरी हैप्पी सुधीर जी, आपने ये टॉपिक निकाला सुपर फूड, ये लेबलिंग का। महंगी महंगी चीजें लोगों को लगता है कि हम नहीं खा रहे तो हमारी हेल्थ आगे जाके खराब होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फूड इज हेल्दी। हाँ, यही हम एक्चुअली यही जानना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों का जीवन बहुत आसान बन सके और आसान का मतलब है बोथ विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टीज दैट दे फील एंड विद रिस्पेक्ट टू द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग। तो उसी विषय में पर्पज़ यही है कि हम एक सही व्यक्ति से सही बात हम इसमें कर सकें। पानी के बारे में अब आपका क्या टेक है? पानी अगर लेना है,
तो कोई नमक के पानी घोल-घोल के पिला रहा है कि दिन में 6 लीटर पानी पियो। अलग-अलग स्टेटमेंट इस विषय में आ रहे हैं। तो अब इसमें साइंस क्या कहती है, साइंटिफिक एविडेंस क्या कह रहे हैं और मेघना जी क्या कह रही हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। 65% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। तो पानी दिन में 2-2.5 लीटर्स एटलीस्ट पीना है। कोई प्रेगनेंसी है, ग्रोइंग एज बच्चे हैं, एथलीट्स है, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ओके, तो पानी ठंडा पियो, गरम पियो, ल्यूकवार्म पियो, सुबह उठ के पियो, आधी रात को पियो, ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोलते। डेली 2.5 लीटर्स पानी एटलीस्ट आपको पीना है। गर्म पानी ज्यादा बेनिफिट करता है, ठंडे पानी से वेट गेन होगा, तो वी डोंट बिलीव ऑल दैट। मेडिकल साइंस ये सब बिल्कुल मानती नहीं है। ओके, एंड नमक का पानी पियो तो वो ग्रीन टी, हर्बल टी, ये सब पानी में नहीं गिना जाता है। 2.5 लीटर्स ऑफ नॉर्मल प्लेन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो बताते हैं कि भई और इवन अदरवाइज़ सोशल मीडिया पे भी बैठे हुए लोग कि भई नमक भी 3 तरह का, एक सादा नमक, एक पिंक सॉल्ट और एक काला नमक, ये 3 घोलिए और ऐसे 6 लीटर पानी या 5 लीटर पानी उनका है कि प्रेफर्ड इज़ 6 लीटर्स बट कम से कम 5 लीटर ये नमक का पानी आपको पीना ही है। बिल्कुल भी नहीं। ये अगर पानी पी रहे हैं इतना, अगर इनका सुन के, तो इनको ब्लड प्रेशर होना वेरी वेरी श्योर। ब्लड प्रेशर होगा, अडीमा होगा, जैसे कि पैर के स्वेलिंग है, आगे जाके स्ट्रोक या पैरालिसिस होने के चांसेस है, हार्ट की कंप्लेंट्स आ सकती है इतना सारा नमक लेने से। कोई भी नमक लो आप, पिंक नमक लो, हिमालयन नमक लो, अल्टीमेटली सब में सोडियम तो है ही। ओके, तो एक्स्ट्रा सोडियम इज गोइंग टू इंक्रीज योर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, अडीमा एंड ब्लड प्रेशर, stroke. So it is not at all recommended. Plain simple 2.5 liters of water, not 6 liters. Unless कि कोई स्पोर्ट्स में है या कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो। ऑयल के कंज़म्पशन के बारे में आपका क्या मतलब द क्वांटिटी ऑफ ऑयल विज़-अ-वी द व्हिच आई मीन व्हिच टाइप ऑफ ऑयल कि मूँगफली का लेना है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? ओके, सी ऑयल, बहुत जन सोचते हैं कि हमको ऑयल नहीं लेना है, तो पहले तो वो क्लियर करते हैं कि ऑयल इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। इसको विजिबल ऑयल बोलते हैं। ओके, तो इसका भी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है फॉर हार्मोन हेल्थ, फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। यू नीड ऑयल इन आवर डाइट। ओके, तो बहुत एक्सेसिव लेते हैं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रेकमेंडेड अमाउंट इज हाफ अ लीटर ऑफ ऑयल घी पर पर्सन इन अ मंथ। अगर मानो कि घर में 4 जन है तो 2 liters ऑफ ऑयल घी मिला के 1 महीने का। ओके, नाउ विच ऑयल टू यूज, तो ऑयल कौन सा यूज करना, इट डिपेंड्स ऑफ कौन सा टाइप ऑफ फैट है। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट रहते हैं, म्यूफा बोलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैट यानी प्यूफा बोलते हैं, तो उसका एक रेशियो रहता है। तो वो मस्टर्ड ऑयल में अच्छा है, ऑलिव ऑयल का अच्छा है, पीनट ऑयल का अच्छा है। तो रोटेशन में ऑयल यूज करना है अपने को। एंड वी रेकमेंड कि कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करो, ना कि वो रिफाइंड ऑयल। सो नंबर 1, हाफ लीटर ऑफ ऑयल पर पर्सन पर मंथ। सेकंड, म्यूफा बेस्ड ऑयल यूज करना है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। ये जो सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सैफफ्लावर ऑयल है, ये सब प्यूफा रिच है। तो इसको कम लेना है, म्यूफा बेस्ड ऑयल ज्यादा लेना है। ओके। अगेन दे कमिंग बैक टू द एविडेंस पार्ट ऑफ इट क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं जो व्हाटएवर यू आर सेइंग उसमें से निकल के आता है अगेन ये जो म्यूफा प्यूफा सोफा ये सारे लेबोरेटरीज में आपको दिखाई जाते हैं या जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी एक बार कहीं कर लिया है और वो जो किताबों में लिखा है वही करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है? वही आता है कि ये म्यूफा, प्यूफा, सैचुरेटेड फैट, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैंने बोला, रिसर्च लेबोरेटरी में जो केमिस्ट्री वाले रहते हैं, वो ओके, केमिकल स्ट्रक्चर, ऑयल जब ब्रोकन डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड में क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड है, उससे पता चलता है कि ये म्यूफा ऑयल है, प्यूफा ऑयल है कि सैचुरेटेड फैट है। लेकिन तो हमने नहीं जिन देखा है ओके पर। जिन कॉलेजेस में यानी कि न्यूट्रिशन पढ़ाया जा रहा है वहाँ तो ये दिखाया नहीं जा रहा है नहीं केवल नहीं। पढ़ाया जा रहा हाँ है। हाँ। तो लेबोरेटरीज में ये सो यू आर जस्ट बिलीविंग व्हाटएवर इज रिटन आउट इन द बुक्स यस। तो उसके लिए फिर हमें इनको ढूंढने के लिए अलग सेट ऑफ पीपल के पास जाना पड़ेगा हाँ। जहाँ पे हमको रियल लाइफ यस एविडेंस मिल यस, सके। केमिस्ट्री रिलेटेड या वाले पता चलते या हैं। तो वहाँ पे ठीक है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने बीच में इसको छेड़ा भी था बहुत सभी का हमारा मन करता है चाहे दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ हो कोई भी व्यक्ति हो डेजर्ट के बारे में मिठाई के बारे में अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ आती हैं इनके बारे में आपका क्या टेक है? ओके, गुड गुड। मिठाई वगैरह तो ऐसे हमारे डाइट में कोई भी
फूड फॉरबिडन फूड नहीं है, ओके तो चीट मील जैसा कॉन्सेप्ट हमारे में आता ही नहीं है। ओके फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज बेटर देन ओवर रिस्ट्रिक्शन। तो कितने फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो, कौन से टाइम पे ले रहे हो, क्या क्वांटिटी में ले रहे हो, दैट डिसाइड्स कि ये खाना आपको कितना खाना है। तो शुगर डेजर्ट ऑफ कोर्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन डाइट कोई पनिशमेंट नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ओवरऑल हेल्दी एंड बैलेंस डाइट का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, हेल्दी फैट्स भी खा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, फ्रूट वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो ओकेजनली ये सब आप कभी कभी खा सकते हैं। फॉरबिडन बिल्कुल नहीं है, खाली क्वांटिटी एंड बैलेंस करना है बाकी हेल्दी चीजों से। तो आपके पास जो आने वाले लोग हैं उनको ये सारी चीजें भी आप एडवाइस करते हो कि यहाँ हम पे आप हाँ, ले सकते बिल्कुल भी एडवाइस करते हैं, डोंट वरी, मेरे पास जो भी आएंगे उनको रोटी, दाल, चाय, कॉफी, ओकेजनल ये सब शुगरी डेजर्ट सब देते हैं। ओके बिकॉज लाइफ इज नॉट कि पूरा खाना बंद करके तो कोई नहीं जी पाएगा, फिर वापस खाना शुरू करेगी तो वेट बढ़ जाएगा। तो वी गिव अ डाइट विच इज सस्टेनेबल, विच दे कैन कंटिन्यू फॉर देयर एंटायर लाइफ एंड एंजॉय देयर लाइफ ना, कोई पनिशमेंट तो नहीं है डाइट करना। ओके अब सीड्स के बारे में बहुत सारे ये होते हैं मतलब इतने तरीके की सीड और हर दिन एक नया सीड अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था इवन जो इमली के अंदर से बीज निकलता है टैमरिंड के अंदर से कि भई ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं चिया सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, हालिम सीड है, बेसिल सीड्स हैं। इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वेट लॉस में कोई क्या साइंटिफिक एविडेंसेस एक्सिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इनका क्या रोल होता है और कब लेने चाहिए? इसके विषय में थोड़ा बताएँ। ओके, सीड्स आर वेरी वेरी हेल्दी। तो बैलेंस डाइट में सीड्स डेफिनेटली होने चाहिए अपने डेली रूटीन में, बट सीड्स आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। सीड्स क्यों हेल्दी बोलते हैं कि इसमें ओमेगा 3 फैट है, विच इज अ हेल्दी फैट जो अपना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो सीड्स में फैट ज्यादा है पर हेल्दी फैट है, तो खाना चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो रफली ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ग्राम कोई भी सीड दिन का खाना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि डाइवर्सिटी, सब सीड्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट है, चिया सीड बोलो, हर्डिन सीड बोलो, पंपकिन सीड बोलो, वाटरमेलन सीड बोलो, तो वैरायटी रखनी चाहिए बट नॉट मोर देन 4 to 5 ग्राम्स इन अ डे। ओके। तो ये वेट अरे लॉस में कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट नहीं है कि ये सीड लेने से वेट कम होगा। ओवरऑल आपका डाइट कितना है, अगर डाइट हेल्दी एंड बैलेंस्ड है तो ये सीड एक हेल्प करेगा वो बैलेंस डाइट के पार्ट में। पर खाली सीड लेने से, वो चिया सीड के पानी से वेट कम होगा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ज्यादा चिया सीड दिन में लिया तो वेट बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। ओके। अभी हाल-फिलहाल 2 दिन 3 दिन पहले की बात है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस देश के बड़े-बड़े सर्जन उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। बड़े-बड़े मतलब एक्चुअली बड़े हुए जो कहीं पहुँचे हुए हैं, जो कॉलेजेस के हेड्स हैं अलग-अलग ट्रॉमा सेंटर के हेड हैं। वहाँ पे डॉक्टर बीएल यादव जो जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सर्जन हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त ऑपरेशन करके वो जयपुर से आए जिन्होंने एक लेडी के पेट में से 10 किलो की जो ट्यूमर निकाला ओह! और इट वाज़ हेल्ड वेरी वाइडली कि भई हाँ, कमाल का काम आपने किया, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया और वो महाराष्ट्र में गोंदिया में कॉन्फ्रेंस जो मैंने आपको बताया, हाँ, तो सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया और ये जितने भी सर्जन्स थे, हाँ। इन्होंने सारा ट्राई किया, गोंदिया के हॉस्पिटल में ले जाके ट्राई किया, बट डॉक्टर साहब को बचा नहीं सके और उनकी एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी कि 70 मतलब ही वाज़ स्टिल अ वर्किंग डॉक्टर। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इतने और भी बहुत सारे मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं डॉक्टर्स के 31 तारीख को नागपुर के एक डॉक्टर साहब डॉक्टर चंद्रशेखर, हुँ। बहुत श्रीमती जी भी डॉक्टर हैं, घर के अंदर ही है, देयर इज़ नो डिले, उनको भी हार्ट अटैक आया, केवल ओनली 52 इयर्स उनकी एज। और बेटा भी डॉक्टर है, बिटिया भी पढ़ रही है, लेकिन उनको भी बचाया नहीं जा सका। तो ये हार्ट अटैक मतलब यंगस्टर्स में तो एक अलग कारण हो जाता है, लेकिन ये तो वो लोग हैं, हाँ, जिन्होंने जीवन विज्ञान को बहुत अच्छे से जाना है, समझा है। और जो आपने कहा फैट परसेंटेज और दिस एंड दैट, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। और ये मान लो इनको प्रॉब्लम हुआ, इनके पास भी जितने लोग वहाँ चारों तरफ बैठे, ओनली सर्जन्स ही सर्जन्स हैं, लेकिन फिर भी जीवन बचा तो नहीं सके। बट सुदीप जी वही है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अभी देखो मेरा देखो, आपका देखो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं व्हाट वी आर प्रीचिंग, हेल्दी खाओ। अभी ये सर्जन्स लोग दूसरों को बचा रहे हैं, पर खुद की लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है कहाँ देखने गए। इनफैक्ट मैंने देखा है हमारे यहाँ पे भी आते हैं काफी डॉक्टर्स एज अ पेशेंट, ओके, सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक काम करते हैं, उनके पास खाने का भी टाइम नहीं रहता है। ओके, एक्सरसाइज का उनके पास तो भूल जाओ कि टाइम है, तो ओके। उनकी खुद की लाइफस्टाइल तो वी आर नॉट श्योर कैसी है। नहीं तो लेकिन ऐसा होता क्यों है कि अगर किसी को पता है, आपने क्या कहा आप और हम
व्हाटएवर वी आर प्रीचिंग पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा नहीं है। जो व्हाटएवर वी आर प्रीचिंग, यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग। हम्म। इन लोगों के पास ऐसा क्यों होता है कि इन्हें पता है लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में? वही है ना कि सुबह से उठ के अभी हमने डिसाइड ही किया है कि हमको हेल्दी खाना है, टाइमली मील्स लेना है, वर्कआउट लेना है। इनके पास टाइम ही नहीं है। इतने पेशेंट्स पेशेंट्स पेशेंट पेशेंट तो ध्यान ही नहीं रखते। मैंने देखा है डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स हम लोग बोलते हैं। ओके, हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स आते हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो हम वही बोलते हैं कि आप लोग वर्स्ट पेशेंट्स हो। ओके। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस रख के खुद के हेल्थ पे ध्यान रखें। दर्शकों, मैं भी और आप भी अब जानना चाहेंगे कि मेघना जी का रूटीन क्या रहता है? सुबह से कितने बजे आप उठते हैं? कितने बजे सोते हैं? और इस बीच में आप क्या करते हैं? ओके, सो मेरा रूटीन, मैं जैसे बोला प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, तो आई स्टार्ट माय डे इन द मॉर्निंग अराउंड 7:30 8 o'clock। सुबह गर्म पानी पी के एक केला खा के आई स्टार्ट माय वर्कआउट। तो कोई दिन ब्रिस्क वॉक रहता है, कोई दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती हूँ मैं। फिर आके हेल्दी सिंपल नॉर्मल छोटा सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दूध पीती हूँ मैं, दूध के साथ कभी चीला हो गया, खाखरा मूंग गया। हम लोग गुजराती है तो गुजराती के जो भी थोड़े से पोहा विद स्प्राउट्स है, या कभी ओट्स और दूध में मिला के वो पॉरेज बना के लेते हैं। फिर सीधा लंच, लंच में आई प्रॉपर मील, रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, दही, फिर बीच में फ्रूट्स एंड चना। इतने सालों से मेरा यही रूटीन रहा है कि 5 बजे फ्रूट एंड चना खाना है। एंड देन डिनर, डिनर में अपना नॉर्मल रोटी, सब्जी, खिचड़ी है, कभी सूप है, स्टफ पराठा है, मैं सब खाना खाती हूँ। सो वही है, अंडर ईटिंग नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। मैं डिनर हेल्दी खाती हूँ 2 to 3 hours बिफोर माय बेड टाइम। So my meal timings are regular, my sleep timings are regular, my food pattern is particular। मेरा यही स्ट्रक्चर है। मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे काफी पेशेंट्स बोलते हैं, बहुत पेशेंट रिपीट भी आते हैं। जी। शादी हो गई, बच्चा हो गया, वेट बढ़ गया तो आ गए, तो बोले अरे आप तो वैसे ही दिख रहे हो, अभी मैं 15-20 साल देख रही हूँ। ओके। तो आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच एंड आई टोटली बिलीव के फूड इज वेरी पावरफुल टूल। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट। हमने बहुत सारी बातें की हिंदुस्तान के हाईएस्ट लेवल पे, चाहे वो वेट लॉस वाले हों, चाहे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, साइंस के एविडेंसेस की हमने बात की, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। अब दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें, देखें तो ओलंपिक्स इज़ द फाइनेस्ट, वहाँ के रिकॉर्ड सबसे बड़े रिकॉर्ड होते हैं और वो रिकॉर्ड बनाने के लिए ओलंपिक्स के जितने भी फॉर्मेट हैं, उन सभी में मसल्स की तो ज़रूरत होती है। ये और मसल वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़बरदस्त लेवल का पर्सनल और प्रोफेशनल जो आपको एडवाइस मिलती है वो ज़बरदस्त लेवल की होनी ही चाहिए। उसेन बोल्ट को हम सब जानते हैं, समझते हैं कि उसने जितने रिकॉर्ड बनाए हैं दौड़ने में, हाँ। आज तक उन्होंने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े और आज तक उनके रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। और भागने की जब हम प्रोसेस की बात करें, तो टाँगों में भी मसल ज़बरदस्त होनी चाहिए और पूरी की बॉडी की एक-एक मसल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेवल पे देनी चाहिए, ट्रू। तब जाके वो रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन आज उसेन बोल्ट अर्ली 40s में है अपने, हम्म। लेकिन वो सीढ़ी चल भी नहीं पाते हैं। उनकी मसल्स इतनी कहीं साथ नहीं दे रही हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। तो इस विषय में आप आर यू श्योर अबाउट दिस? ये तो न्यूज़ पे है, वो अच्छा। उनके अपने वक़्त स्टेटमेंट है। हाँ। इसमें तो कोई ये नहीं है ये वाली बात, तो ये उनके अपने स्टेटमेंट है कि मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता हूँ, बच्चे के साथ में खेल-कूद भी नहीं कर पाते, व्हिच ही वांट्स टू एन्जॉय हिज लाइफ। हाँ, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी सैड, बट मे बी उनके हेल्थ के कॉस्ट पे उन्होंने वो सब अचीव किया। इंजरीज होती होगी, उन्होंने ओवरलुक किया होगा। माइंडसेट उनका स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, तो वो दम से उन्होंने खींचा अपने आप को। बट इंजरीज को ध्यान रखना चाहिए था। अभी वी कैन नॉट से व्हाट इट वाज, बट या इट्स वेरी या अनफॉर्चुनेट। बिकॉज़ वो ऐसे लोग हैं जिनको देख के हमें भी आश्चर्य इंस्पिरेशन। होता है। हाँ। अभी जो डॉक्टर साहब की मैंने आपसे बात की या चंद्रशेखर साहब की जो बात की, हाँ। अब जब ये लोग हैं जो सिखा रहे हैं और जीवन में हाँ, अपने रोल मॉडल है। रोल मॉडल है, अभी जैसे ब्रूस ली है 32 साल की उम्र में हाँ, हाँ। अलविदा दुनिया को माइकल कह दिया। जैक्सन बोलो, हाँ, या फिर ये अभी बिग बॉस वाले जो 2। हाँ, एग्ज़ैक्टली सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं है कि भई वो मेघना जी के पास जाएँ या ना जाएँ। हाँ। बल्कि उनके पास जो आपने ज़रूर वो बात कही है कि डिग्री जो भी हो, बट दीज़ पीपल आर कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट इन द लॉट। हुँ। तभी इसलिए उनको एडवाइस देते होंगे। हाँ, और ये जब पैसा मान लीजिए पर्सनल लेवल पे भी खर्च कर रहे हैं, तो किसी आड़े-तिरछे से तो बात करेंगे नहीं, बरोबर। ठोक बजा के ही बात हाँ। करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो नंबर 1 पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग और जो आपने कहा
क्या कहा कि भाई मसल इसलिए स्ट्रांग होनी चाहिए कि बुढ़ापा अच्छे से कटे, बरोबर लेकिन मुझे तो जवानी नहीं कटे। बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने अपने हेल्थ के कॉस्ट पे खींचते गए उनको जैसे इंजरी आई होगी ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि खाने का तो इनका परफेक्ट ही रहता है बट थोड़ा जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है ओके, and secondly we are not sure na how well he has taken care of his body to achieve his medals, to achieve his goals. He kept on pushing his body and then ultimately he has developed this problem. So it is actually very sad कि हम लोग जिनको role models मानते हैं उनकी ऐसी पोजीशन होती है. okay. And now the last question with you, मेघना जी, अनंत अंबानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उसने उन्होंने भी सुपर एक्सपर्ट को लगाया होगा हाँ, और इनके साथ जो भी किया होगा उस सुपर एक्सपर्ट ने, नाउ ही इज नॉट गेटिंग इनटू इंजरी कि मुझे कोई मेडल लेके आने हैं। बरोबर है. ही इज अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी। ठीक है, पैसा ज्यादा है वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद नॉर्मल एक्टिविटीज। इनका वजन कम करवाया भी, 108 किलो तक कम करवाया, लेकिन जब बाउंस बैक हुआ तो 125 किलो बाउंस बैक हुआ और अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इनका मैंने पढ़ा था कहीं ही हैज सम हार्मोन्स इश्यू जिससे इनका वेट कम नहीं हो रहा है. नहीं, वो तो हो गया था, 108 पे हाँ, हो गया नहीं था। तो अभी उनको हार्मोन्स इश्यू कुछ आए हैं एंड ही इज नॉट एबल टू लूज वेट गेन का भी रीजन वो हार्मोन्स इश्यू बोल रहे हैं बट अभी रियल तो इतना पर्सनल लाइफ भी कैन नॉट वेल्व इनटू इट कि वो कितना एक्सरसाइज कर रहा है वही है कोई शॉर्टकट नहीं है. पैसा अगर अच्छी हेल्थ दे देता था तो फिर लोग लाखों खर्चा करके अपना यूथ लेके आते थे अपनी एज रिवर्स करते थे बट ओनली इफ यू वर्क हार्ड तो ही हेल्थ अच्छी रहेगी. कोई पैसा आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा हेल्थ और फिट रहने के लिए. यू हैव टू वर्क हार्ड पुट इन एफर्ट eat healthy food, exercise regularly, follow good habits. तो पैसा इसमें कहीं काम नहीं आने वाला है, आपको मेहनत ही करनी है. उसका और कोई तोड़ होता नहीं है। नहीं है. तो एक तो जीवन में डिसिप्लिन रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। खाने के साथ में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ट्रू, ओवर ईटिंग नहीं करना है, अंडर ईटिंग नहीं करना है, एक बैलेंस मेंटेन रखना है सुजीत जी. ओके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बॉडी में पानी रिटेन हो जाता है। ये चलते-चलते मुझे एक सवाल हम्म. कि यहाँ से ध्यान में आया। आपने पहले भी कहा कि इडिमा हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बॉडी में पानी रिटेन हो जाता है। हम्म. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बॉडी में हम तो हम्म. ऐसे अनजाने लोग हैं, इग्नोरेंट भी हो सकते हैं कि बॉडी में केवल एक ही ऑर्गन है, ब्लैडर, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, सुसु इकट्ठा होता है। अम, तो ऐसा बॉडी में पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है कि भी आप बॉडी रिटेन्स वाटर, और जब आप शुरू में वेट लॉस करने की कोशिश करते हो वो तो वाटर लॉस ही होता है। तो वाटर कहाँ होता है बॉडी में? वाटर लॉस जैसे आपने कहा कि 65 या 70% वाटर होता है, तो क्या पानी 50% हो जाता है उस केस में? नहीं तो वो बोलते हैं पर ऐसा नहीं है वो 65 इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि जो ओवरवेट या ओबीज पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका वाटर परसेंट कम है क्योंकि बॉडी में फैट ज्यादा है तो बॉडी एज ए कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ताकि वो और बल्कि ना हो जो ओबीज लोग हैं जिनका फैट परसेंट ज्यादा है उनका वाटर परसेंट नॉर्मल से कम ही रहता है वो बॉडी कॉम्पोजिशन में चेक करते हैं तो ओके। सो वो एक मिथ है कि वेट लॉस इनिशियल इट इज वाटर लॉस. वाटर लॉस कब होता है जब वो क्रैश डाइट करता है. ये उपवास रहते हैं ना फास्टिंग करते हैं जैन लोग करते हैं 28 करते हैं या बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं. ओके। तो वो जो वेट है कि एकदम खाना पीना बंद करके कम किया दैट इज वाटर लॉस. तो वो तो एक ही दिन में खाना चालू करेगी वो वाटर वापस सिस्टम में आके वेट बढ़ जाएगा. ओके। नॉर्मल खा पी के कम कर रहा है वर्कआउट करके तो दैट इज नॉट वाटर लॉस वो फैट लॉस ही है. एंड पानी कहाँ बॉडी में स्टोर होता है तो 65% पानी है ना बॉडी में तो हर सेल में वाटर कंटेंट है. एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर इंट्रा सेलुलर वाटर. ब्लैडर तो खाली जो एक्सेस पानी है वो बॉडी के बाहर निकालता है तो हर सेल्स में पानी है ही. हाँ, लेकिन वो तो 65% ही हो सकता है। हाँ हाँ. तो तो वो मिथ है कि अगर वेट कम किया तो पानी लॉस हो रहा है वो क्रैश डाइट वालों का हो रहा है हेल्दी खाने वालों का फैट ही कम हो रहा है. ओके, पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें सवाल से हाँ. आम दोनों कुछ-कुछ निकल के आता है। अभी आपने फास्टिंग की बात किया, फास्टिंग की बात किया, तो फास्ट का करने से बॉडी में कुछ फ़र्क पड़ता है? चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, जो कि लंबे समय तक चलती है, 16:8 या 5:2, हाँ. 5 दिन कुछ भी खाओ और 2 दिन भूखे रहो, हाँ. या एक कुछ ऐसे फास्ट होते हैं कि सॉल्ट का फास्ट होता है कि 2 दिन आपको सॉल्ट ही नहीं खाना है। तो इस तरीके की जो अलग-अलग जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो अलग-अलग एडवाइस करते रहते हैं। मतलब खाने को आपको ढंग से नहीं खाने दे रहे। बरोबर है. फास्ट का मतलब यही कि आपको खाना नहीं खाना हाँ. है। इसके विषय में कुछ बताएँ? तो जनरली हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते.
हम कोई पेशेंट को नहीं बोले कि आप 16 घंटा भूखा रहो एंड देन ईट योर फूड। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ओवरऑल कैलोरी कंटेंट कम करने में हेल्प करता है, बट इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। वापस जिनको पीसीओडी है, थायराइड इश्यू है, डायबिटीज है, एसिडिटी की कंप्लेंट है, उनको तो बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। उनको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कि बेनिफिट करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। फिर आपने बोला वो फास्टिंग की खाली नमक का पानी पी रहे हैं कि डिटॉक्स पानी, तो दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओवरऑल दिन में कितना क्या खा रहे हो, कैसे हैबिट्स है, जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो, वही आपको बेनिफिट करता है। ये सब अगर कुछ करना है तो कोई सुपरविजन के अंडर टेम्पररी थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग लेट नाइट जो लोग बहुत जंक खाते हैं या उल्टा सीधा रात को खाते हैं, उनको थोड़ा हेल्प कर सकता है, बट अगेन यू कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2 दिन में एक ही बार खाना खाओ, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। उससे मेटाबॉलिज्म कम होगा, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज होगी, हेयर फॉल हो गए, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, टायर्डनेस होगा, तो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अंडर ईटिंग तो नहीं करना है। आजकल लोगों को हेल्दी ईटिंग बोलते हैं तो उनको लगता है कि कम खाओ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम नहीं खाना है। यू हैव टू ईट ऑल द फूड्स इन राइट क्वांटिटी, राइट अमाउंट एंड विद प्रॉपर टाइमिंग्स। इसमें से एक और सवाल निकल के आता है। अ, इसका एक बहुत ही भयानक सा रूप है फास्टिंग का, जिसको कहते हैं ओमैड, या कोई कह रहा है 1 मील अ डे हाँ। और दूसरे कह रहे हैं 2 मील अ डे। हम्म। सो और 1 मील अ डे में भी एक ही रोटी खानी है और उसको भी 1 घंटे और आधा घंटे तक चबा-चबा के खानी है। तो ये जो टाइमिंग है भई, आप क्या आराम से मज़े के साथ खाना नहीं खा सकते हैं? बहुत ज़्यादा उसको चबाना है? इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये 1 मील अ डे ये सब सेलिब्रिटी डाइट है। सेलिब्रिटी से थोड़े दिन कर लिया तो वो कोई नया कॉन्सेप्ट, उनको भी लाइमलाइट में रहना है तो वो कुछ भी बोलते हैं। तो वही है कि दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। 1 मील अ डे, 2 मील अ डे, 4 मील दिन में खाना है, थोड़ा ब्रेकफास्ट, थोड़ा लंच, थोड़ा इवनिंग मील, थोड़ा डिनर। तो हेल्दी बैलेंस्ड मील करना है, न कि ये 1 मील वाला डाइट फॉलो करना है। सम टाइम कोई सुपरविजन के अंडर कोई किसी को कुछ कंप्लेन है, 2-3 दिन फॉलो किया तो ठीक है, बट लाइफ लॉन्ग इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच मेघना जी, आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। सारी चीज़ों को आपने बड़े विस्तार के साथ और पूरे खुलासे के साथ बताया है। मैं इसको कंक्लूड करूँ उससे पहले कोई और एडवाइस आप दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे? किसी भी तरीके की स्वास्थ्य 2 तरह के, एक तो अंदर घूमता रहता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल अंदर घूम रहा है, नॉर्मली आपको तंग नहीं कर रहा है। दूसरी एक होती है तंग करने वाली, कुछ है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे किसी को माइग्रेन है, तंग हो ही रहा है मतलब वो बंदा। हाँ। तो जिससे कि दोनों हेल्थ इश्यूज़ आपके बिल्कुल भी ना आए, अगर है तो वो ठीक हो जाए, तो कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप देना चाहेंगे तो ज़रूर। ओके, थैंक यू सुधीर जी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। सबका अपना अलग अलग बॉडी का मेटाबॉलिज्म रहता है, तो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। सेकंड, अगर कोई विमेन या मेल बहुत ही तंग आ गए, हर चीज का डाइट, क्रैश डाइटिंग, वर्कआउट करके कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इनको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि वेट इज जस्ट अ स्मॉल वन पार्ट ऑफ योर हेल्थ। बाकी भी फिटनेस के काफी पैरामीटर्स है। तो अगर आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपकी नींद बेटर हो रही है, मूड अच्छा हो रहा है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ रही है, आपके कपड़े अच्छे से फिट हो रहे हैं, यानी इंचेस लॉस हो रहा है, भले वेइंग स्केल में नहीं दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रोग्रेस कि आपका हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो खाली वेइंग मशीन के वेट से आप अपनी हैबिट्स को जज ना करें। ये सब फैक्टर्स भी हेल्थ का उतना ही मार्कर है कि आप फिट हो कि नहीं हो। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। थैंक यू सुधीर जी, इट थैंक यू वाज सो प्लेजर मच टॉकिंग मेघना टू जी। यू। आपने जो फाइनल रिकमेंडेशन सुना मेघना जी का, वो सही बात है। ये जो जर्नी है, ये 2-4 दिन की जर्नी नहीं होती है, इसलिए इसमें फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जीवन में खाना खाते रहिए। कोई भी ना इस रास्ते जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग आपको अपनाना है, ना इधर और ना उधर। जीवन का आनंद लेते हुए आप चलिए और फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, दिमाग को भी समझा के रखना है, क्योंकि फाइनली जीवन केवल वज़न से कहीं ज़्यादा है। हमने बात की साइंस के आधारित और एक बड़ी गुणी और ज्ञानी डॉक्टर मेघना जी के साथ में हमने बात किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपना जीवन खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अच्छा आपको प्रेरणा मिलेगी। और अगर किसी और से आप चाहते हैं कि हम बात करें तो उनका नाम कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आपके पास कोई सवाल है मेघना जी के लिए तो भी कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि
इनका जो डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और जो सवाल आपके आएँगे, मेघना जी उनका जवाब पर्सनली देंगी। आपका समय बहुत शुभ हो, आपका जीवन बहुत आनंददायक हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सुधीर राष्ट्रा साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।